नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज से स्टार्ट होगा हम लोग का दिसंबर करेंट अफेयर। करेंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप देखोगे करेंट अफेयर की क्लास को मैंने हिंदी और इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर लिया बढ़िया तरीके से, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं की। हर वो चीज जहां पे इंग्लिश पे काम करना चाहिए मैंने कर लिया, तो ये दोनों मीडियम के लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, तो ये शिकायत नहीं रहेगी इस बार। देखो, पहली बात तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी स्ट्रेटजी क्या, ध्यान दो। अगर मेरे से करेंट अफेयर करते चलना है तो मैं क्या करूंगा कि मैंने जुलाई तक की मंथली करंट अफेयर कराई है और वहां से क्वेश्चन आए भी थे। हम क्या करने वाले हैं कि दिसंबर से लेके पहले पहुंचेंगे अगस्त, मतलब पीछे चलते चलेंगे, अगस्त तक ये करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। हाँ, जब मैंने जनवरी से जुलाई का करंट अफेयर कराया था तो मैं मैक्सिमम एक क्लास दिया था। वो क्लास की ड्यूरेशन लगभग 1 घंटा 10 मिनट या अराउंड 1 घंटे के करीब में थी। मैं इस बार क्या करने वाला हूं, इस बार मेरी क्लास की ड्यूरेशन उससे ज्यादा रहेगी, मतलब उतनी तो मिनिमम रहेगी, बट 1 महीने की कम से कम आपकी 3 क्लासेस होने वाली है। इस 3 क्लास का फायदा ये रहेगा कि दिसंबर की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगी, वन लाइनर भी इंपॉर्टेंट चीजों को मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट कराई जा सके। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिन्होंने भी मंथली मैगजीन नहीं भी किया ना, तो उनका काम बन जाए। बस इसके नोट्स बनाते चलना, नोट्स के लिए भी जितनी पालनी है। अगर आपको लगेगा बस आप क्लास कर सकते हो तो क्लास कर लेना। नोट्स में ये जो आपको स्क्रीन पे ना, ये मैं आपकी ग्रुप पे, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसका 25 पैसा भी नहीं देना है, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। आप निश्चिंत रहो, ये आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना और करते चलना। क्लास एक बार देख लिए तो फिर नोट्स को करते चलना। जहां पे समझ में नहीं आएगा, क्लास नंबर आपको बता रहेगा, आना, प्ले करके उस दूर पे जाके क्लास देख के काम आपका खत्म। तो दिसंबर करंट अफेयर स्टार्ट होगा, प्लान हमारा समझिए। इसके बाद से जब तक हम अगस्त तक पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है कि जनवरी फरवरी की भी करंट अफेयर मार्केट में आ चुकी होगी, फिर हम जनवरी और फरवरी के भी करंट अफेयर को देख लेंगे। अच्छा, मैं किसी एक मैगजीन को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मार्केट से 2 से 3 मैगजीन को उठा रहा हूं, ठीक है। और उसमें भी टॉपिक को मैं सर्च करके और बढ़िया से समझ के, ताकि कुछ और भी चीजें अगर एडिशनल ऐड की जा सके तो वो ऐड करके करा रहा हूं। जिन टॉपिक के सोर्सेज मुझे पीआईबी से मिले, मैं कोशिश किया कि मैं जाके पीआईबी ही बढ़ के बना दूं, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को। तो कहने का मतलब यह है कि कंटेंट ऐसे मुंह उठा के नहीं है, काम किया हूं तब फिर आपके पास है। पिछले 1 हफ्ते से मैंने बोला था मैं करंट अफेयर स्टार्ट करने वाला हूं, बट थोड़ा स्थिर रह के, थोड़ा काम करके फिर आप सबके बीच में आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। बनाए रखो, वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा कमेंट करके बता देना कि क्लास कैसी थी, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर विश्वास रखो 1 महीने के बाद आपको लगेगा कि जितनी थी सब खत्म। ओके, करंट अफेयर का रिवीजन बंद नहीं होगा, बस आप लोग का सपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे वन लाइनर टॉपिक्स को उठा लिया है, ठीक है। देखो, पहला मेरा जो टॉपिक है वो है झारखंड हाई कोर्ट का फैसला। झारखंड, आप बताते कि सर झारखंड हाई कोर्ट के फैसलों को आप क्यों बना रहे हो। देखो, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली क्या हुआ था, हमको पता है कि भाई, कि पहली बात तो आप बताओ कि झारखंड, उत्तराखंड और तेलंगाना, इन 3 राज्यों के उत्पन्न का क्रम और कब इनका उत्पन्न हुआ था, मतलब वो एग्जैक्ट डेट आपको बताना है कि किस साल इनका गठन हुआ था, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है इन तीनों राज्यों का, लास्ट 3 राज्यों जो नवीन राज्य हैं उनके सृजन को। तो जब नवीन राज्यों का सृजन होता तो क्यों होता है कि भाई हम संबंधित राज्य से क्या हो रहा है कि हमारा डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र का नहीं हो पा रहा है, तो हम अलग हो जाएंगे, तो हम फोकस करेंगे अपने डेवलपमेंट पे, तो हमारा विकास होगा। झारखंड भी इसी के लिए अलग हुआ था। अब हमको पता है कि झारखंड में क्या हुआ कि झारखंड राज्य नियोजन अधिनियम पारित किया गया। झारखंड राज्य नियोजन अधिनियम पारित किया गया। झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2021 आया। अब होगा क्या, इस अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए। भाई, इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जब कंपनियां आ रही हैं तो झारखंड के रिसोर्सेज का यूज कर रही हैं, तो क्यों ना वो झारखंड के लोगों को जॉब देने में प्राथमिकता दें। तो इन्होंने कहा कि भैया इस अधिनियम के तहत 75%, 75% रोजगार में क्या होना चाहिए, झारखंड के लोग शामिल होने चाहिए। और इन्होंने इसकी क्राइटेरिया भी बनाई, भाई कम से कम आप जो 40,000 रुपए, 40,000 रुपए के नीचे की जितनी नौकरियां हैं उसमें 75% लोग तो हमारे होने चाहिए। एटलीस्ट उस कुशल क्षमता के अगर लोग हमारे पास है तो हम हमारे होने चाहिए। लेकिन इनका यहाँ पे एक क्लियर स्टेटमेंट था, फिर भी आप 75,000 के नीचे जो अर्धकुशल या अकुशल श्रम है, ध्यान देना, जो अर्धकुशल है, अर्धकुशल या अकुशल, जिसमें कोई स्किल का काम ही ना हो, या अकुशल यानी विदाउट स्किल वाला काम हो, अकुशल श्रम वाला काम हो, उसमें क्या करो, वो तो आप किसको करो, वो आप झारखंड वालों को ही दो, वो आप क्या करो, वो झारखंड वालों को ही दो। इनके कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ जॉब के चांसेस हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जॉब के लिए दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, प्रवास हो रहा है। तो क्यों ना कि आप अर्धकुशल और अकुशल जो श्रमिक है उनको रोजगार हमारे यहाँ ही मिले, आप लोग दो।
ये इनकी मांग थी। इसके लिए अब ये बात चली गई थी हाई कोर्ट में, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही कुछ प्रावधान इसके पहले पंजाब और हरियाणा में भी लागू किया था, मतलब हरियाणा में लागू किया गया था। हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार अधिनियम 2020 में आया था। इसी की तर्ज पे झारखंड में 21 में आया, ठीक है, ध्यान देना। अब होता क्या है कि पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इस अधिनियम को रद्द कर दिया था कि नहीं भाई, इसको स्वीकार नहीं किया था। सिर्फ यही घटना हुआ है, झारखंड ने भी इसको अस्वीकार कर दिया है, झारखंड ने अस्वीकार कर दिया है। तो क्वेश्चन बन क्या सकता है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ रहे, तो हाल ही में, ठीक है, किस राज्य के राज्य नियोजन अधिनियम को संबंधित हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है, रद्द किया गया? तो वो होगा आपका झारखंड। तो ऐसे आपके दो एग्जांपल मिल गए। अब इसके पहले हरियाणा ने इसको हाई कोर्ट ने कैंसिल किया था, अभी झारखंड हाई कोर्ट ने इसको कैंसिल किया है, ठीक है, ओके। ये होगी बात। हम लोग आते हैं सेकंड चीज। सेकंड जो हमारा है वो हमारा है केन बेतवा लिंक परियोजना। देखो केन बेतवा आप अगर किसी भी साल का 2020 से भी अगर आप पेपर दोगे तो आपको लगातार सुनने को मिलेगा, क्या पता उसके पहले भी सुनने को मिल रहा हो, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो केन बेतवा लिंक परियोजना को सोचते हैं। अभी हुआ क्या है, अटल जी की जयंती थी, और जहां तक मैं समझ 100वीं जयंती थी अटल जी की, ठीक है। तो मोदी जी गए थे कहां पे, मोदी जी गए मध्य प्रदेश, वहां पे उन्होंने 5 परियोजनाओं को उनकी जयंती के अवसर पे इन्होंने आधारशिला रखी थी। उनमें से 2 बेहतरीन परियोजनाएं हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है केन बेतवा लिंक परियोजना और दूसरा है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। इन 2 परियोजनाओं की आधारशिला मोदी जी वहां पे रख के आए थे। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये आपको ऊपर जो ये रिवर दिख रही होगी, ठीक है, ये आपकी यमुना रिवर। ये क्या है, ये आपकी यमुना रिवर, ये आपकी यमुना रिवर है। और यहाँ पे क्या है, ये आपकी बेतवा है, ब्लैक कलर से जो है वो बेतवा है, और जहां पे ग्रीन कलर से रिवर है वो आपकी है केन रिवर। जो ग्रीन कलर से रिवर है ये आपकी है केन रिवर, ओके, ये केन रिवर है। आप समझना बात को, यानी इससे एक चीज क्या निकल के आती है कंक्लूजन कि भैया केन रिवर जो है और जो बेतवा रिवर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये दोनों रिवर यमुना के ट्रिब्यूटरी है। अब यहीं से मेरे प्यारे भाई आप सभी होमवर्क लोगे, होमवर्क पे काम जरूर करना। देखो आप जिंदा रहो ये बताएगा होमवर्क, ठीक। होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको यमुना की ट्रिब्यूटरी के बारे में बताना है, ट्रिब्यूटरी। अब ऐसी चीजें मैं आपको दे दिया हूं जिसमें सिंपल समझ, आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाओ, यमुना रिवर सर्च करो और शॉर्ट्स देख लेना, 1-2 शॉर्ट्स वीडियो देख लेना, ठीक है। आपको सारी चीजें बहुत अच्छी वो लोग मैपिंग के थ्रू फ्लो में बताते हैं, ठीक, तो वो जरूर देखना, किसी भी इंस्टीट्यूट का रहे प्यारा रहता है, ठीक है, वो आप लोग देख लेना। अब देखो होगा क्या, तो गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का नदी जोड़ो परियोजना चल रहा है, ठीक है। आप मेंस में कभी नदी जोड़ो परियोजना पे क्वेश्चन है, वहां भी इसको यूज कर सकते हो। अभी देखो इस चीज को, तो केन और बेतवा को क्या किया जाएगा, जो जिस लिंक कैनाल से इसको कनेक्ट किया जा रहा है वो कितने किलोमीटर का है, 221 किलोमीटर का, 221 किलोमीटर का है ये, 221 किलोमीटर का। तो एक तो ये याद करो एग्जैक्ट 221 किलोमीटर, इसको लगभग 220 मत याद करना, या 200 से अधिक है ये भी मत याद करना, एग्जैक्ट 221 याद करो, 221 किलोमीटर की ये परियोजना है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक, ये परियोजना हो गई आपकी केन से जो लिंक कैनाल है, तो इसको जोड़ रहा। अच्छा यहाँ पे एक मैं चीज पूछूं कि भाई केन रिवर के पानी को बेतवा में छोड़ा जा रहा है या बेतवा की अधिशेष पानी को केन में छोड़ा जा रहा है, मेरी बात समझे आप, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा, बट आप बताओ क्या केन नदी के पानी को बेतवा में छोड़ा जा रहा है या बेतवा के पानी को केन में छोड़ा जा रहा है, यानी किसमें अधिशेष जल की समस्या है। जिस रिवर में अधिशेष जल की समस्या होगी, तो अधिशेष जल कभी भी किसी के जल ग्रहण क्षमता से अधिक होगा तो वहां पे वो फ्लड यानी बाढ़ का कारण बनेगी। तो इसके बनने का पॉजिटिव पॉइंट ऐसे समझ जाओगे, अर्थात जब ये लिंक कैनाल एक्टिव हो जाएगा तो संबंधित क्षेत्र में फ्लड की दिक्कत खत्म हो जाएगी, और जहां पे दूसरे रिवर को जोड़ के जिसमें पानी भेजा जा रहा है वहां पे यानी उसकी जलग्रहण क्षमता से कम पानी होगा, तो मींस कि वहां पे जल संकट की स्थिति होगी, तो यानी वहां पे पानी मिलेगा तो उस एरिया में जल संकट की स्थिति दूर हो जाएगी। तो एक जगह बाढ़ की स्थिति खत्म हो जाएगी, दूसरी जगह जल संकट की स्थिति खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपदा कन्वर्ट हो गया अवसर में, ठीक है। आते बात, अब यहां पे देखो मोदी जी गए थे खजुराहो में, एग्जैक्ट ध्यान देना, तो मोदी जी मध्य प्रदेश के खजुराहो में गए थे, और जब खजुराहो में गए तो उन्होंने खजुराहो में आधारशिला रखी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की। तो कहां से इसकी आधारशिला रखी गई, अगर ये भी पेपर में क्वेश्चन है तो खजुराहो में, खजुराहो से इसकी आधारशिला रखी गई, ठीक है। कहा कि यह दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं, ये हमने देख लिया। इस लिंक परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन रिवर के अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में, ठीक है, स्थानांतरित करना। आगे बात समझे, तो भाई एक चीज का तो आंसर आपको मिल गया, ऊपर ही लिखा था, वो है क्या, यानी केन रिवर का जो अधिशेष जल है उस जल को, उस सरप्लस वाटर को क्या करना है हमको, बेतवा नदी में उसको ट्रांसफर करना है। तो केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में ट्रांसफर करना है, ओके। ये बातें हम लोग को यहीं से समझ में आ गई।
अब मैंने देखो यहाँ पे होमवर्क फिर लिखा है। होमवर्क ये है कि भाई कि केन बेतवा की ट्रिब्यूटरी बताओ, ठीक है। और ये देखो होमवर्क वाली पॉइंट को नोट जरूर करोगे, ठीक है, एकदम दिमाग में रख के चलना मेरे भाई, इसको करना है, क्योंकि आयोग को भी पता है कि केन बेतवा की ट्रिब्यूटरी कोई नहीं पढ़ा होगा, ठीक, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं भी नहीं पढ़ाया, ठीक, मैंने दे दिया होमवर्क, ये करना है, नहीं करोगे तो बता देना भाई मैं खोज नहीं पा रहा हूं सर, आप बता दो, नेक्स्ट क्लास में लाके बता दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा रहेगी आप सब खोज लो, ओके। अच्छा यहाँ पे एक बात बता दूं कि यूपी पीसीएस के लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, 2 फरवरी से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छी तरीके से न्यू पैटर्न पे काम हम कर लिए हैं ताकि बढ़िया टेस्ट सीरीज मार्केट में कम शुल्क में उपलब्ध कराया जा सके। तो हमने केवल 1200 रुपीज में, मतलब 1199 है, उसमें भी कम है, 16 टेस्ट है, ठीक। अच्छा इसमें आपको बता दूं, जो लास्ट में हम लोग आपको 500 करंट अफेयर की एमसीक्यू देते हैं ना, उस एमसीक्यू इसी में आपकी फ्री रहेगी, आप लोग को पैसे नहीं देना है। जो लोग इस करंट अफेयर मतलब इस बैच में रहेंगे टेस्ट सीरीज में, उनको कोई अतिरिक्त शुल्क, अब हमारी जितनी भी करंट अफेयर वगैरह को लेकर सीरीज आएंगे ना, उसमें मतलब आपको पेमेंट नहीं करना, सब इसमें हम लोग फ्री में उपलब्ध कराएंगे। जैसे 500 एमसीक्यूज इस बार या उससे अधिक हम लोग प्रोवाइड कराएंगे इस बार, क्योंकि इनिशियली काम स्टार्ट कराएं तो बेटर ही करवाएंगे, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मंथली करंट अफेयर देखोगे टेस्ट को बहुत प्लान तरीके से और आपकी टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर को इंक्लूड करते गए हैं, ताकि आप मंथली भी अपने आप को उसी तरीके से फोकस करंट अफेयर तैयार करते चले, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज बनेगी मार्केट की, मुझे पता है, आप लोग जरूर जुड़ो। अच्छा इस टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं कि आपको केवल पीडीएफ दिया जाता है, आप पहले क्या करोगे, जब आपका मान लो फॉर एग्जाम्पल संडे को टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, तो हम क्या करते हैं गूगल मीट के थ्रू आपका टेस्ट लेते हैं। जब आपका टेस्ट होगा तो शाम आपसे जो भी लोग टेस्ट दिए रहेंगे उनकी शाम को गूगल मीट होती है, जो हम या रमन सर आपसे जुड़ के गूगल मीट करेंगे। तो अपने जो भी डाउट्स हो वो हमसे रविवार को गूगल मीट के थ्रू जुड़ के आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग कभी कभी टेस्ट सीरीज में भी हम लोग कभी कभी क्या ऐड ही रहते हैं, आप गूगल मीट खत्म होने के बाद भी हमसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, बट हम प्रॉपर गूगल मीट आपके लिए रखते हैं, ताकि जिसकी जो दिक्कतें क्रमबद्ध तरीके से वीकेंड खत्म करते चले, एग्जाम में आप एकदम अपने आप को फुलफिल पाओ, ऐसा ना लगे भाई हमको कोई मिला नहीं जो हमारा मदद करे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज से, मेरा ये रिक्वेस्ट होगा आप लोग टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ो, क्योंकि थोड़ा टेस्ट सीरीज बढ़िया बनाने में समय लगता है, तो अच्छे आप लोग जुड़ोगे तो हमको भी अच्छे अच्छे प्लान सस्ते सस्ते में लाने में अच्छा फील होगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है बट बेस्ट स्टार्ट हुआ है, ओके। अब हम लोग आते हैं ओंकारेश्वर अपना देखेंगे तीसरा पॉइंट हमारा है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। हम बताओ कि अच्छा ये बताओ कि नेट जीरो का हमारा शून्य उत्सर्जन का टारगेट हमारा कब है, नेट जीरो का गवर्नमेंट का नेट जीरो का टारगेट कब है, शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो इमिशन, नेट जीरो का टारगेट कब है गवर्नमेंट का। तो मैं आपको बता बोलो कि सर बहुत होमवर्क दे रहा हूं, अब बताओ 2070 तक हमारा टारगेट है कि भैया हम क्या करेंगे, 2070 हमारा नेट जीरो का टारगेट है, प्लस हमारा एक और टारगेट है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत 500 गीगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 500 गीगावाट की ऊर्जा प्राप्त करने का हमारा कब तक टारगेट है, तो 2030 तक हम जो भी, ठीक है, 2500 गीगावाट एनर्जी हम लोग जनरेट करने वाले हैं नवीकरणीय ऊर्जा से। तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है, हम लोग तगड़े से काम कर रहे हैं। अच्छा नेट जीरो के लिए केवल ऐसा नहीं है कि हम लोग सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग और भी सेक्टर पे काम कर रहे हैं, इसी में है जस्ट नीचे, इसके लिए भी बता नहीं रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना कि ऐसा नहीं कि केवल इस क्लास से आपका प्री का काम चलेगा, बहुत डिटेल में जा रहा हूं, एनालिटिकल क्वेश्चन भी बन के आएंगे तो भी प्री के लगेंगे, मेंस में भी आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ठीक। ये क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है, देखना ये भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना या सोलर पार्क है, नहीं ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, एकदम टर्म से याद करना मेरे भाई। अगर आपसे क्वेश्चन देगा केवल ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है तो आंसर हो जाएगा गलत, अगर आपसे पूछेगा ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है तो आंसर हो जाएगा सही। अब देखो हमको तो कि सोलर परियोजना लग रही है, तो इसका इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट क्या है, तो कह रहा है कि इस परियोजना का उद्देश्य है कि कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी करना। इस परियोजना के संचालित होने के बाद क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस परियोजना का एनवायरमेंट पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है। बाकी 2070 तक हमको पता है कि भाई जीरो इमिशन का हमारा टारगेट है, तो उसके लिए लाभान्वित सहायक होगी। और इस क्यों, क्योंकि भाई 2.3 लाख टन CO2 की उत्सर्जन में कमी आ रही है इस परियोजना के संचालित होने के बाद। आगे बात समझ में, तो ये सीधा यही बन के आएगा, ठीक, और कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन। अच्छा कोई ये पूछेगा कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना किस राज्य में स्थित है,
इसलिए कर लोगे, ऊपर ही बताया कि 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अब हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीआई टैग। जीआई टैग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी जीआई टैग मिलेगा, करंट अफेयर की कोई मैगजीन होगी जरूर रहेगी। अब देखो हम लोग बात करें जीआई टैग की, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक यहां पे ध्यान देना, ये जीआई टैग को आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो जीआई टैग आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक सिल्क दिख रहा होगा आपको, और ये जो जीआई टैग है इसका नाम है घरचोला, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, आप लोग इसको, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जब नोट्स जाए तो किसी को दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। घरचोला, ठीक है। ये घरचोला बेसिकली इनकी साड़ी है, हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख दिया था। और एक टाइपिंग में एरर थी कि मैंने घरचोला लिखा नहीं था। अभी क्या हुआ कि घरचोला को एज अ जीआई टैग दिया गया। ये एक हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है। ये आप देखोगे साड़ी है, आपको देख को लग रहा होगा कि बेसिकली शादी विवाह के कार्यक्रम में इसको पहनने का रिवाज होगा, खासतौर पे दुल्हन के हो, ठीक है। तो जीआई टैग दिया गया अभी किसको, घरचोला को दिया गया, ठीक है। जीआई टैग घरचोला को दिया गया। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के में गुजरात को मिलने वाला ये 23वां जीआई टैग है। तो आप बोलोगे कि क्या अब तक सर जो जीआई टैग है गुजरात को केवल 23 मिला है? नहीं, तो टोटल अगर आप तो जीआई टैग पूछे कि गुजरात को कितना हो गया, तो टोटल हो गया 27। और इस 27 में से जो आपका 23 जीआई टैग मिला गुजरात को, वो आपके हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मिला है। किसको? हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को। ये बात अपने क्लियर दिमाग में रखना, वो 23 आपके हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मिला है। अब थोड़ा सा हम लोग जीआई टैग के कुछ पुराने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाई कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो हम लोग जीआई टैग की हिस्ट्री देखते हैं। कह रहा कि भारत में जीआई टैग की पंजीकरण, अगर जीआई टैग का आपको रजिस्टर, मतलब किसी भी चीज का आपको जीआई रजिस्ट्रेशन कराना, पंजीकरण कराना है, तो वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। तो जीआई एक्ट कौन सा है? अधिनियम है 1999। ये पीटी में ऑलरेडी क्वेश्चन बन के आया हुआ है, तो ये आप लोग दिमाग में रखना, ठीक है। वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। आगे कह रहा है कि जीआई टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में। तो और जो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री है वो कहां पे है? वो आपकी है चेन्नई में। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अब मतलब कि सब जिसको जीआई टैग मिला तो वो कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? पीटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप पीवाईक्यू पलटोगे 2020 में ही ऐसे क्वेश्चंस आए, इस पे नहीं आए बट ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कितने साल कितने समय तक अगर सांसद बिना बताए वो अनुपस्थित रहता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और करते हैं, करेंगे इसका पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, ठीक है, 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। अब इससे ज्यादा अगर किसी को चाहिए तो 10 वर्ष बाद पंजीकरण का फिर से नवीनीकरण कराया जा सकता है, आपको कराना होगा फिर से, लेकिन वन टाइम केवल 10 वर्ष के लिए माना। कितना? ओनली 10 ईयर। ये अपने दिमाग में रखना कि भैया ये वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली 10 ईयर, 10 वर्ष के लिए मान्य है। इसके बाद जाओगे तो 10 वर्ष से आगे आपको फिर से इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। एक्ट क्या है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। एक्ट क्या है आपका? 1999, ठीक है, 1999। अब आते हमारा नेक्स्ट पद है आपका, वो है राज्यपाल का पद, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे हम लोग ये डेली आंसर राइटिंग बैच फिजिक्स के लिए चलाते हैं, तो डेली आंसर राइटिंग बैच 26 जनवरी से स्टार्ट है। तो जो दोस्त 2 क्वेश्चन की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा जाते हैं वो हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। इसमें हम लोग मंथली आपकी 50 टॉपिक्स पे, ये जो 50 क्वेश्चन है ना, ये 50 डिफरेंट टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो हम इस पे जाके आपको पहले टॉपिक्स देते हैं, फिर हम इस पे क्वेश्चंस देंगे और आपकी कॉपी भी चेक होगी जाती है, इस पे मॉडल आंसर भी आपके पास जाएगा, ठीक है। तो डेली आंसर राइटिंग मेंस के लिए करना बहुत जरूरी होता है। तो जो दोस्त डेली आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन कर लेते हैं या मेंस के लिए भी साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हमारे डेली आंसर राइटिंग बैच से भी जुड़ सकते हैं। बैच आपका कब स्टार्ट है? 26। अच्छा, तीसरी जो उसके लिए जुड़ना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर जा रहा है ना, उस पर आप लोग संपर्क करें, ठीक है। नगर निगम की गाड़ी आ गई थी। खैर अब लोग हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेडिशनली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक। हम लोग जिन टॉपिक का ट्रेडिशनली संबंध रहेगा वो देखते चलेंगे पैरेलली, ठीक। आपका काम रहेगा कि जिन टॉपिक का ट्रेडिशनली संबंध हो थोड़ा उसको डिटेल में देख लेना, थोड़ा और डिटेल में जाके देख लेना। जैसे आप होमवर्क के तौर पे अपना राज्यपाल लिख लो, ठीक है। इसको या फिर कमेंट करके नहीं बताना है, आपको पढ़ना है। तो एक लो होमवर्क जो पढ़ना है उसमें एक पॉइंट लो राज्यपाल, ठीक है। अच्छा,
अब जैसे यूपी के किसको किसको जीआई टैग मिला हो किन किन चीजों को, आप चाहो तो एक बार उसको जरूर देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग पैरेलली करते चलो, स्मार्ट तरीका यही है। अब देखो अभी हाल ही में क्या है कि कुछ जगहों पे कुछ लोगों को क्या बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया। जैसे ये न्यूज में था, राज्यपाल 3 जगहों के राज्यपाल की भी नियुक्ति की गई थी दिसंबर माह में। उनका नाम क्या है, एक तो अजय भल्ला जी को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल जो आपके वीके सिंह थे, ठीक है, इनको मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। पहले ये सांसद भी रहे और मंत्री भी रहे। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जी को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। इसके पहले ये केरल के राज्यपाल थे, इसके पहले ये केरल के राज्यपाल थे। ठीक है, तो राज्यपाल के 3 पद, अजय भल्ला जी को मणिपुर का, वीके सिंह जी को आपके मिजोरम का, और आरिफ मोहम्मद खान जी को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। तो पहले एक तो क्या भाई कि डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आएगा, तो डेवलपमेंट पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कि किसको किसको कहां बनाया गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग राज्यपाल के पद की बात करें, अभी हमको पता है कि आर्टिकल 155 पे क्वेश्चन आया था, 155 पे क्वेश्चन आ गया था। अब लोग देखते हैं 153 कहती क्या है। ठीक, तो 103 आर्टिकल 153 क्या कहती है उसको समझेंगे। फिर कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल की प्रावधान की नियुक्ति है कि भाई 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है। और यहां पे एक बात क्या लिखा है, कह रहा है कि जिसमें एक ही व्यक्ति को, एक बात और भी है कि ध्यान देना, कह रहा है कि जिसमें एक ही व्यक्ति को कई राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने की कार्य की भी अनुमति दी गई है। मतलब यही आर्टिकल क्या है, यह भी बताता है कि एक ही व्यक्ति क्या है कि कई राज्यों का भी राज्यपाल बन सकते हैं, यानी एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। तो यहाँ पे 2 बातें, और यही क्वेश्चन आपका एक जगह पे और भी आया था, यही क्वेश्चन आपका देखेंगे स्टेटमेंट में एक जगह आया था। तो पहली बात 153 कहता है कि भाई कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह भी आर्टिकल 153 कहता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल रहेगा, ये क्या मूल संविधान में वर्णित था? ठीक है, क्या ये बात मूल संविधान में वर्णित था? तो आंसर आएगा नहीं, मूल संविधान में वर्णित नहीं था। ठीक है, कारण कि भारतीय संविधान का 1956 का जो संविधान संशोधन अधिनियम है, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, उसमें कहा गया था कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये किसमें बोला गया था? तो जो आपका 7th जो अमेंडमेंट है उसके तहत, कब? 1956 में। तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो एक से अधिक राज्य वाला कॉन्सेप्ट है, ये मूल संविधान में वर्णित नहीं था, मूल संविधान में वर्णित नहीं है। अब अगर क्या मंत्रिमंडल जो वर्ड है, ये क्या मूल संविधान में वर्णित है? वर्णित था। ठीक है, और अभी क्या संविधान में कहां पर, किस आर्टिकल में एक जगह मंत्रिमंडल वर्ड का यूज है? ठीक है, वर्णित मूल संविधान में वर्णित नहीं था, वर्णित नहीं था। कमेंट करके बताते चलना। ठीक है, इसी तरीके से आपके पीवाई जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी हम देखते चलेंगे। ठीक, तो आपने केवल एक सिंपली देखा। यहां पे मैं आपसे यही होमवर्क बोलूंगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा, आप लोग पढ़े होगे, अब जाके यार राज्यपाल पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट देखो लिख पेस्ट किए हैं कि सर्च पीसेस अभ्यास ऑन यूट्यूब चैनल। ये बाद में पीडीएफ पा जाते हो तो लोग सर्च नहीं करते हो, इसके लिए पहले चिपका दिए है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखो अभी इस हॉर्नबिल फेस्टिवल हर बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो रहता ही है, नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, इस पर विवादित क्यों था, एग्जैक्ट बात समझना। नागालैंड सही है या नहीं आप लोग बता भी सकते हो, वैसे सही है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, कह रहा कि यह वार्षिक तौर से मनाया जाने वाला एक 10 दिवसीय कार्यक्रम है। कितनी दिवसीय कार्यक्रम है? 10 दिवसीय। 2000 में इसका आयोजन किया गया था, अभी चला 2025। तो इसके मतलब क्या कि ये 25वां हॉर्नबिल महोत्सव है। तो 25th है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 25th है इसलिए और भी इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान देना। अब हमारे क्या है, मैंने आपसे बोला कि ये कहां पे मनाया जाता है। ठीक, तो मैंने आपसे बोला कि ये नागालैंड में मनाया जाता है। आप लोग अगर बोलोगे सर आप कह रहे हो गलत बता रहे हो, तो कमेंट करके बताओ सही क्या है। हालांकि मैं सही हूं। ठीक है, नागालैंड इसका राइट आंसर है। आप लोग कहोगे कि सर गलत है तो मैं गूगल भी कर लूंगा, लेकिन मैं सही हूं। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। अब इसमें एक विवाद क्या हुआ, हॉर्नबिल महोत्सव में क्या हुआ कि जो विदेश निर्मित शराब है, विदेशी निर्मित शराब है, उसकी बिक्री को अनुमति दे दी गई थी। ठीक, और इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में जिस शराब को एंजॉय किया जाता है वो ट्रेडिशनल शराब है। ठीक है, वो चावल के मांड से बनाया जाता है। ठीक, तो यानी अब इसमें क्या किया गया, इसमें अनुमति दे दी गई भारत निर्मित विदेशी शराब की बिक्री को, और जैसे भी इसकी अनुमति दी गई तो यहीं से क्या हो गया, विवाद हो गया। कई सारे इंस्टीट्यूशंस ने इसके अगेंस्ट कोर्ट में चले गए, इसी के लिए न्यूज में आ गई।
और ज्यादा। तो 25वां है, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और इस महोत्सव में विवाद हो गया इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आपका विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट। अभी हुआ क्या है कि आपका यूएनओडीसी के द्वारा जो मादक पदार्थों का सेवन है उसके ऊपर एक रिपोर्ट दिया गया। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय, ठीक है, इस कार्यालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और उस रिपोर्ट का नाम है विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2024। किसके द्वारा जारी की गई, यूएनओडीसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई, यूएनओडीसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और कहा जाता है कि वैश्विक मादक पदार्थ के उपयोग करने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, वो अब हो गई है 292 मिलियन। 292 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। नशे का आदी है, यानी क्या है, ये नशीले लोग हैं। ठीक है, ये नशीले लोग हैं, ये क्या रहे, मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। तो ये हम लोग अगर बोले नशेड़ी हैं तो कोई दे दो, बड़ी बात नहीं होगी। हिंदी में हम लोग देहाती में ना बोलते हैं मादक पदार्थों का सेवन करें, यानी ठीक है नशेड़ी है। तो 292 मिलियन, तो एक तो ये बताता है। अब देखते हैं इसमें कि भाई कि वो कौन सा मादक पदार्थ है जिसका ये लोग सेवन पर्याप्त मात्रा में करते हैं, बहुत पसंद करते हैं सेवन करना। तो उसमें जिस मादक पदार्थ का नाम आया है उनको देखते हैं। तो कह रहा है कैनबिस सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, यहां से जानना कि कैनबिस जो कि एक मादक पदार्थ है, इसका सेवन जरूरत से ज्यादा, यानी सर्वाधिक जो मादक पदार्थ का सेवन किया जा रहा है वो क्या रहा है, किसका, कैनबिस का। कैनबिस का सेवन सर्वाधिक जा रहा है। तो ये पीटी में क्वेश्चन बन के सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार रहेंगे हम लोग। इसके बाद से जो अतिरिक्त अन्य है उनको देखेंगे। तो जब अन्य को देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें ध्यान देना, इसमें एक है ओपी, ठीक है, ओपियोइड सेकंड नंबर पे सेवन किया जा रहा है। ठीक है, एम्फीटेमिन थर्ड नंबर में उपयोग किया जा रहा है, कोकीन फोर्थ नंबर में उपयोग किया जा रहा है, और आगे आपका एक्सटेसी ये है। तो जो टॉप 5 मादक पदार्थ है वो कौन है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो कैनबिस, ओपियोइड, एम्फीटेमिन, कोकीन और एक्सटेसी। ठीक है, ये आपके वो मुख्य मादक पदार्थ हैं जिसका लोग सेवन करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, जिसका सेवन करना पसंद कर रहे हैं। अब हम लोग यहां से अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, यहीं से गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन जो ट्रायंगल है इसको आप लोग समझो। देखो ये आपको करंट अफेयर में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गूगल पे काम करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो अब हम लोग यहीं से क्या करेंगे, पीटी में क्वेश्चन आता भी है कि भाई गोल्डन क्रिसेंट एरिया कहां पे है और कौन कौन सा देश से संबंधित है, और गोल्डन ट्रायंगल से कौन कौन सा देश संबंधित है, इस पे क्वेश्चन सेपरेटली बन के आता भी है। तो पहले हम लोग मैप को ध्यान से देखो। आपका जो गोल्डन क्रिसेंट है और जो गोल्डन ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको देखोगे तो एक ट्रायंगल बना है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया और ये क्रिसेंट हो गया आपका। तो जो गोल्डन ट्रायंगल है ये आपको कहां पे दिख रहा है, इसमें शामिल है आपका बर्मा, इसमें आपका थाईलैंड शामिल है, इसमें आपका लाओस शामिल है और इसमें आपका वियतनाम शामिल है। तो ये 4 क्या है इस ट्रायंगल में शामिल है, बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। और इसमें सर्वाधिक जो इस नशीले पदार्थ का उत्पादन करता है वो बर्मा करता है, म्यांमार करता है सर्वाधिक। तो गोल्डन ट्रायंगल आप लोग समझ लिए। इस गोल्डन ट्रायंगल की देना है कि आपके जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे नशीले पदार्थ का जो अतिरिक्त हम लोग कह सकते हैं प्रवाह है, इसके पीछे का रीजन क्या है आपका, ये गोल्डन ट्रायंगल ही है। अब देखो जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में जो आपके नशीले पदार्थों की तस्करी हो जाती है उसके पीछे का रीजन क्या है, गोल्डन क्रिसेंट है, जिसमें आपकी ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं। जिसमें आपका कौन आता है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आते हैं। तो इनसे क्या होता है, इनके थ्रू क्या होता है कि भारत में, यानी दोनों जगहों पे, दोनों भुजाओं पे क्या है कि हैं जो नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले लोग हैं वो मौजूद है। ठीक, तो आप सोच सकते हैं कि ये भाई संगठित अपराध अपने आप में है, तो इनसे खुद को बचाना कितना टफ है। ठीक, तो आप समझ सकते हो कि भाई कितना टफ काम है। तो कहने में हम लोग गोल्डन ट्रायंगल देख लिया कहां पे है, और गोल्डन क्रिसेंट देख लिया हम लोग कहां पे है। ठीक, तो गोल्डन क्रिसेंट में मैंने जो यहाँ पे लिखा वही वहां पे लिखा है कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से मिलकर बना हुआ ये क्षेत्र है, ये बेसिकली अफीम उत्पादन का केंद्र है। ठीक है, ये क्या है, गोल्डन क्रिसेंट जो है ये अफीम उत्पादन का केंद्र है, अफीम उत्पादन का ये केंद्र है। आगे बात समझिए, अफीम उत्पादन का केंद्र है। और अगर हम लोग ट्रायंगल को देखें, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि लाओस, म्यांमार, थाईलैंड के इंटरसेक्शन पर स्थित है। ये हीरोइन उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पे क्या होता है, ये हीरोइन उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है, और इसमें भी हीरोइन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो लगभग 70% हीरोइन का उत्पादन वो अकेले आपका बर्मा करता है।
ओके, ये चीज हो गई। यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, आपको बताना है, ये होमवर्क जरूर बताना है। देखो यार, ये गूगल करके जैसे भी मन करे आप लोग बताओ। यहाँ पे मैंने देखा है कि मेघगोंग त्योहार कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। मेघगोंग त्योहार कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है, कहाँ आयोजित किया गया। इस त्योहार की बड़ी व्यवस्था क्या थी कि यहाँ पे रॉक बैंड, जो कि एक हम लोग कह सकते हैं कि विदेशी बहुत बड़े कलाकार हैं, इन्होंने आके यहाँ पे इसके समापन के अवसर पर, ठीक है, प्रस्तुति दी थी, ठीक है। तो रॉक बैंड ने यहाँ पे प्रस्तुति दी थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए आपको बताना है कि ये त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया, कमेंट में बताओ। टाटो वन जल विद्युत परियोजना ये कहां पे है? टाटो वन जल विद्युत परियोजना, अब इसका उद्घाटन ये कहां, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये नॉर्थ ईस्ट का ही कोई क्षेत्र है? अब बताओ, ठीक। और गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? ये 3 आपके लिए होमवर्क है। जितना होमवर्क दिया हूं कल सब बता दूंगा, बट आप सबको बताना है अभी, बस वो ट्रिब्यूटरी नहीं बताऊंगा, ठीक। ये बाकी जो मैंने फॉर्म मतलब एकदम लिख के लाया होमवर्क, वो मैं सारे के आंसर कल बताऊंगा। बट मैं चाहूंगा आप लोग गूगल ही करके सही, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो सर मेघगोंग त्योहार यहां मनाया जाता है, टोटो वन जल विद्युत परियोजना यहां स्थित है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम ये है। ये करेक्ट बात आपको बतानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग जरूर कमेंट करोगे। ओके, अब देखोगे यहां पे आपको मलेरिया उन्मूलन में भारत ने क्या प्रयास किया। आपको मलेरिया उन्मूलन पे भारत की प्रगति का एक रिपोर्ट, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सोर्स पीआईबी, मैंने ये डाटा ही पूरा पीआईबी से उठाया ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आ जाओ, पीआईबी कहती क्या है? पीआईबी जब आप डाटा उठाओगे, हालांकि सारी मैगजीन नहीं कहती है, कि 97% से ज्यादा कमी दर्ज की गई है मलेरिया में। आप बोलोगे सर कब से 97%? मतलब कोई तो एक बेस ईयर होगा जहां से तुलना किया गया और कहा गया कि भाई 97% रिड्यूस हुआ, 97% की कमी दर्ज की गई है, 97% कमी की इसमें कमी दर्ज की गई है भाई, किस बेस ईयर से? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि मलेरिया के वार्षिक मामलों की संख्या स्वतंत्रता के समय कितनी थी? 7.5 करोड़ थी। तो अगर हम लोग इसकी तुलना करें कहां से, 1947, 15 अगस्त 1947 से तुलना करें, तो उस वक्त मलेरिया प्रभावित लोग, मलेरिया एक बड़ी बीमारी थी, लगभग 7.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित थे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 20 लाख। तो ये कहना हम तब से रिड्यूस करती है, तो कितना? 97%। मलेरिया से संबंधित मौतों की संख्या आप देखोगे तो 8 लाख से घट के 83 हो गई है। तो यहां पे क्या है? ये मृत्यु का डाटा है, मृत्यु। और प्रभावित का डाटा कितना है कि 7.5 लाख पहले थे और 7.5 लाख से अब रिड्यूस करते करते कितना आ गया? तो 7.5 लाख से अब रिड्यूस करते करते आ गया 20 लाख। 20 लाख 2023 में। आगे बात समझिए, 2023 में 20 लाख आ गया, ये बात हम लोग समझिए, ठीक है। अब आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट बात पीआईबी में ये लिखा है कि वर्ष 2023 में विभिन्न राज्यों के 122 जिले में मलेरिया के 0 मामले पाए गए हैं। ध्यान देना, ये बात मैगजीन में नहीं लिखी गई है, कहीं मैगजीन में। तो जो 2023 में विभिन्न राज्यों के 122 जिलों में मलेरिया के 0 मामले पाए गए हैं, ये मैंने कहा से पीआईबी से निकाला है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने जिलों में मलेरिया के 0 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वो आपका हो गया 122 जिला। अब हमको पता कि फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी, बेसिकली हम लोग पुरुष वाले की बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरब 2034 में मेजबानी करेगा, ठीक है। 2034 वाले का मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरेबिया को दी गई है। 2030 वाले की मेजबानी की बात करेंगे तो 2030 की जो घोषणा की गई है, 2030 में संयुक्त रूप से 6 कंट्रीज हैं, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, ठीक है। स्पेन है, पुर्तगाल है, मोरक्को है, यानी यूरोपियन कंट्रीज में है, ठीक है। और इसमें कुछ आपके क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी है, ठीक है, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे। अब समझो, तो कुल 6 कंट्रीज मेजबानी करने वाली है। विश्व कप की मेजबानी कितनी कंट्री करने वाली है? 6 कंट्रीज करने वाली है 30 वाले का। अच्छा, आपके पास 30 के बाद से 34 देखे, तो 30 में से माइनस करो 4, हर 4 साल में वर्ल्ड कप होता है, तो 2026 में भी ये वर्ल्ड कप होने वाला है। तो 26 की मेजबानी कौन कर रहा है? 26 की मेजबानी आप बताओगे तो ठीक, नहीं बताओगे तो मैं कल बताऊंगा। मैंने इसी के लिए जानबूझ के इसको नहीं लिखा कि मुझे पता है मेरे भाई बताएंगे जरूर, लेकिन आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा आपको। मैं बता देता हूँ कहाँ पे, आप आज दृष्टि पलटोगे तो आज दृष्टि में पीछे लिखा हुआ है आगामी खेल कार्यक्रम, वहां पे सब चीजें लिखी गई है। अच्छी बात होगी तो आप बता दोगे, नहीं बताओगे मैंने क्या बताया, फिर मैं बताऊंगा, मेरा काम है, ठीक। अब देखो, दिसंबर माह में युद्धाभ्यास का डेट आउट पूछा था ना, तो मैंने देखो दिसंबर माह में जो प्रमुख युद्धाभ्यास हुए उनको एक पास करते आया हूँ।
ले भाई समझो तुम लोग कि दिसंबर माह में कौन कौन से प्रमुख युद्धाभ्यास हुए। तो दिसंबर माह में 2 युद्धाभ्यास आप लोग याद करना। एक युद्धाभ्यास का आपका नाम है हरिमऊ शक्ति, एक प्रैक्टिस का नाम है, इस प्रैक्टिस का नाम है हरिमऊ शक्ति। ये भी मैंने पीआईबी से निकाला है, ठीक है। कंटेंट जो जो कंटेंट मुझे पीआईबी से मिल सकते थे, मैंने केवल वो पीआईबी से ही सोर्स फॉलो किया है, ठीक है। ओके, हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति के बारे में ध्यान देना। पहली बात तो क्या सकती है कि भाई इसका आयोजन किसके किसके बीच में हुआ, तो इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और मलेशिया के बीच का क्या है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो एक फैक्ट तो यहाँ पे आपको मिल गया कि भाई किसके किसके बीच में हुआ, कब हुआ, तो इस 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। अगला क्या है, भारत और कंबोडिया के बीच में एक आप एक्सरसाइज देखोगे, उसका नाम है सिम्बेक्स, ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। तो प्रारंभ तिथि के अनुसार सिम्बेक्स पहले हुआ है और आपका जो हरिमऊ है वो उसके बाद हुआ है। प्रारंभ तिथि के अनुसार सिम्बेक्स पहले हुआ है, जानना सिम्बेक्स पहले हुआ है और हरिमऊ उसके बाद हुआ है। हरिमऊ क्या हुआ है, उसके बाद हुआ है। ओके, ये 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है और ये 2 दिसंबर को। आगे बात समझ में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर से क्लीन एनर्जी के लिए। कह रहा कि अभी जितेंद्र सिंह ने क्या बोला, हमको पता कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 3 गुनी। अच्छा, ये भी मैंने पीआईबी से निकाला, ठीक है। जिन सोर्सेस का संबंध पीआईबी से था, मैंने पीआईबी ही पढ़ना बेटा समझा है। कहा इन्होंने 2031-32 तक कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, पहली बात। तो ये क्या कह रहे हैं कि भारत की जो अभी परमाणु ऊर्जा क्षमता है, जो वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता है, 2031-32 तक कितनी हो जाएगी। तो यहां पे कंक्लूजन लिखो, 2031-32 तक उसकी कितनी होने के अनुमान है, उसकी 3 गुनी, 3 टाइम, 3 गुना होने का अनुमान है। अब बात सर वर्तमान में है कितना, तो वर्तमान में देखो, कह रहे 2031-32 तक वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता आपका वर्तमान कितना है, 8180 मेगावाट। तो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में आपका है 8180 मेगावाट, ये वर्तमान की आपकी परमाणु ऊर्जा क्षमता है। अच्छा, जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे तो कितनी थी, जो मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे तो परमाणु ऊर्जा क्षमता अपनी थी 4780। 2013-14 में कितनी थी, 2013-14 में, क्योंकि तुलना ऐसे ही कराएगा, 13-14 में आपकी थी 4780 मेगावाट, ठीक। तो यानी हम लोग कह सकते हैं लगभग हमने 2 गुना यहां पे हुआ, लगभग 2 गुना, 2 गुने से कम हुआ है लगभग, क्योंकि भाई 45 गुना 90 हो जाएगा, तो 47 है, 94 हो जाएगा, तो लगभग 2 गुना हम लोग कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट आप जाओ तो भाग देख लेना कितना हो गया, ठीक। आपको इस 10 सालों में ग्रोथ किया गया, और इनका है कि हम इसको बढ़ा के अगले 3 सालों में कितना करने वाले हैं, 22,480 मेगावाट पहुंचा देंगे, 3 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो 8 त्रिक 24, मतलब वही है कि लगभग 3 गुना टारगेट इनका, 22,480 मेगावाट पहुंचाने का इनका लक्ष्य है 2031-32 तक। कितना, 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है, 3 गुना, ठीक है, 22,480। बाकी यहाँ पे कह रहा कि भारत का नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए 2047 तक इनका टारगेट क्या है, कि ये टारगेट क्या है, दो आपका 22,480 टारगेट है, ये टारगेट है आपका कब तक, 2030 तक। इन्होंने कहा भाई 2047 तक का मेरा टारगेट है कि 1 लाख मेगावाट पहुंचाने का। 2047 तक कितना टारगेट हमारा, 1 लाख मेगावाट का, 1 लाख मेगावाट का टारगेट है, ठीक है। अब सारी बातें क्लियर करना। जो गवर्नमेंट मोदी जी आए तो कितना था, 4,780 मेगावाट। अभी वर्तमान में जब हम लोग बात कर रहे हैं 2024 में कितना हो गया है, मतलब 2024 के लास्ट तक 2180 30 तक, 2030-31-32 तक कितना करने का लक्ष्य है, 22,480 मेगावाट। कितना, 22,480 मेगावाट, ओके, 22,480 मेगावाट। और 2047 तक 1 लाख मेगावाट, ठीक है, 1 लाख मेगावाट देना। इसमें कितना हो जाएगा, 1 लाख मेगावाट करने का टारगेट इनका, 1 लाख मेगावाट। आगे बात समझिए, तो ये चीज हम लोग देख लें। बाकी 2070 तक हमारा नेट टारगेट है नेट जीरो का, वो तुमको पता है। तो नेट जीरो का जो हमारा लक्ष्य है उसमें सहायता करेगा, कि हम लोग देख लें। अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हमने पुरस्कार वाले सेक्शन को करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिखाता हूं आपको। इसमें आपको जो पहला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो है जीडी बिरला पुरस्कार 2024, जीडी बिरला।
इस पुरस्कार के बारे में पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्क्रीन पर दिख रही है कि इस पुरस्कार को स्टार्ट किया, इसका ओरिजिन हुआ 1991 में, ठीक है। तो वो आपका चाहे व्यास सम्मान हो वो या जो आपका जीडी बिरला पुरस्कार है, इस दोनों ही पुरस्कार का जो न्यू पड़ा है वो 1991 में पड़ा है। अब जो जीडी बिरला पुरस्कार जीतेगा उसको मिलेगा क्या, तो उसको भाई 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, 5 लाख रुपए इंस्टेंट आपको मिलने वाले हैं, 5 लाख रुपए दिया जाता है। और उसके साथ भाई आपने कुछ तो अच्छा किया है, इसके लिए दिया गया, क्या अच्छा किया है तो हम बात करेंगे। 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे प्लस प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र आपको दिया जाएगा। करा यह पुरस्कार क्या ईयरली देता है, तो देखो करा कि प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 साल की उम्र से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। भाई ये भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, उन भारतीय वैज्ञानिकों को जो क्या है जिनकी उम्र कम हो, यानी 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को यह दिया जाता है, 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को। और कितने रुपए दिए जाते हैं, तो भैया यहां पे हमने देखा कि 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र। अब बात आती है तो 2024 का जो ये दिया गया, ये किसको दिया गया जीडी बिरला पुरस्कार, 2024 का जो जीडी बिरला पुरस्कार ये दिया गया है आपके प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को, प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को ये आपका पुरस्कार प्रदान किया गया, प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को। ओके, याद रखना प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया। ओके, अब हम लोग अगली बात करेंगे, ठीक है। ये भी कह रहा है कि हिंदी लेखिका सूर्यबाला को, अगला हमारा एक पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है उसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि हिंदी लेखिका है, उनका नाम है सूर्यबाला, इनको 34वां व्यास सम्मान मिला, ठीक है। 2018 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, ध्यान देना आप मैगजीन पढ़ोगे तो ये नहीं लिखा गया कि ये उपन्यास कहाँ लिखा गया था, मैंने, ठीक है, मैंने चूंकि मैंने हर एक टॉपिक को सर्च भी कर लिया है तो इसलिए मिल गया था कि 2018 में उपन्यास लिखा गया था। उसका नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इस उपन्यास के लिए इनको दिया गया है क्या, इस उपन्यास के लिए दिया गया है लेखिका सूर्यबाला जी को 34वां व्यास सम्मान। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये उपन्यास हो गया आपका, इसके लिए दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आप ऊपर देखोगे तो जीडी बिरला पुरस्कार में 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है, जीडी बिरला पुरस्कार में। लेकिन आपको जो व्यास सम्मान है उसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, 4 लाख रुपए की पुरस्कार दी जाती है, ठीक है, और प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। अगला आपका एक पुरस्कार है, यहां पे ध्यान देना कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला। यहाँ पे 4 नाम है, हितांजलि, गगन गिल, सुभाष गिल या कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। तो इसका आंसर चलो मैं बता देता हूं, इसके आंसर आपके हैं गगन गिल, गगन गिल को दिया गया, ठीक है। आप लोग सर कौन हो तो आंसर बताओ। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो हिंदी का है, इन्हें क्या दिया गया, गगन गिल को। तो गगन गिल को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का। ओके, इनको हिंदी का दिया गया 2024। आगे बात समझ में, आंसर मिल गया गगन गिल। अब हमारा अगली टॉपिक है, और अगली टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले 2 साल तक इसमें क्वेश्चन बन के आएगा। मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो अगले 2 साल तक आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। वो है आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2023, अभी आई है ये, ठीक है, आ गया। अच्छा, ये पहली बात, ये रिपोर्ट ध्यान देना द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, ये हर साल नहीं आती है, यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 ईयरली रिपोर्ट है। एक तो बात आप लोग दिमाग में, ये बताता है कि भारत में कुल कितना फॉरेस्टेड एरिया है, कितना वनीकृत फॉरेस्टेड एरिया, कितना ट्री कवर एरिया है, ठीक है, कौन सा राज्य जो फॉरेस्टेड या ट्री कवर एरिया में, या हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल कवर्ड एरिया में, ठीक है, अग्रणी है, कौन सा परसेंटेज में अग्रणी है, कहां पे मैंग्रोव की क्या स्थिति है, वगैरह वगैरह की इसमें एक ग्रोथ की बात की जाती है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा वन नीति कहती है कि भाई हमको 1/3 एरिया पे वनाच्छादन चाहिए मिनिमम, अगर जिंदा रहना तो भाई 1/3 एरिया तो चाहिए। तो पहली बात ये कहती है कि भाई कि इस रिपोर्ट की 2021 से तुलना करेगी, यानी अपने पिछले रिपोर्ट से तुलना करती है, और पिछले रिपोर्ट से तुलना करके कहती है कि जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया है वो अब हो गया कितना, इतना वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर, 8,27,356, लास्ट में फिर 56 आ गया, 56 इंच का सीना, ठीक है। तो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी 8.27 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे क्या है आपका फॉरेस्टेड या वनीकृत है, दोनों फॉरेस्टेड प्लस ट्री कवर,
दोनों मिला के। ओके, जिसको हम लोग अगर ओवरऑल लैंड की बात करें तो 25.17% भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ठीक, अब यहां पे ध्यान, 25.17% है। अब यहाँ पे एक मेरा आप लोग बताओ, अच्छा चलो पहले यहाँ पे आओ। कह रहा कि देश के वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र में कुल इतना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना? 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 1445.81। और इसमें से 156 वनावरण है। इसमें वनावरण वाला क्षेत्र कितना है? तो वनावरण है इसमें, वनावरण मतलब हो गया फॉरेस्टेड एरिया जो है इसमें, जिसमें जो ग्रोथ हुई है 2021 से इसमें 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वनावरण एरिया में कितनी वृद्धि हुई है? फिर यहाँ पे देखो 56 आ गया, 156 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ हुई है, स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ हुई है इसमें वनावरण में। और टोटल ग्रोथ कितनी हुई है? 1445। तो 1445.81 में 156 घटाओगे तो जो बचेगा उतना वृक्षावरण में ग्रोथ हुआ है, उतना वृक्षावरण, उतने ट्री कवर एरिया में ग्रोथ हुआ है। आगे बात समझ में? अब बता कि टॉप 5 स्टेट कौन से, या टॉप स्टेट कौन से हैं जहां पे फॉरेस्टेड एंड ट्री कवर एरिया है? तो भाई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद से उड़ीसा, सॉरी अधिकतम वृद्धि 2021 की तुलना में किसने, भाई किस स्टेट ने सर्वाधिक वृद्धि, कहां पे, कौन सा स्टेट है जिसने फॉरेस्टेड और ट्री कवर एरिया के ग्रोथ पे काम किया सर्वाधिक? तो उसमें पहला नाम आता है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे नाम आता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, तीसरे पे आपका उड़ीसा है, चौथे पे आपका राजस्थान है। तो यानी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान ने सर्वाधिक काम किया है अपने यहाँ पे फॉरेस्टेड एंड ट्री कवर। तो इनके पास था नहीं, इन्होंने काम किया, जिसके पास है ऑलरेडी वो नहीं काम करेगा, वो काटेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कितना 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कितना ग्रोथ हुआ है उत्तर प्रदेश में? तो 559, 55 तो 10 होता है लेकिन 55 यहाँ पे 9 लिखा गया है, ठीक है। तो 559 वर्ग किलोमीटर एरिया में वृद्धि हुई है, ठीक है। इतना हमारे यहाँ फॉरेस्टेड और ट्री कवर एरिया में क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। तो ये हमारे लिए पीटी के लिए डायरेक्टली भी क्वेश्चन बन जा सकता है कि कितना यूपी ने 2021 की तुलना में ग्रोथ किया है। ओके, अब हम लोग देखेंगे भाई कि मैंग्रोव का क्या हाल चाल है हमारे यहाँ, मैंग्रोव का क्या हाल चाल है। तो मैंग्रोव देखेंगे, मैंग्रोव क्या है 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो हमने देखा कि फॉरेस्टेड और ट्री कवर एरिया में तो हमारे यहाँ ग्रोथ हुई है, बट क्या है मैंग्रोव में कमी आई है, 2021 की तुलना में कमी आई। कितना? 7.43 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कमी आई है, यानी मैंग्रोव आवरण घटा है। करेक्ट कि भारत का जो मैंग्रोव आवरण है वो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर है, यानी 4991.68 वर्ग किलोमीटर है। और ओवरऑल अगर हम लोग भौगोलिक क्षेत्र का देखें तो ये केवल 0.15% हिस्सा रखता है। मैंग्रोव बोलेगे सर मैंग्रोव के बेनिफिट्स क्या? तो देखो, जब यार मैंग्रोव के लाभ तो वैसे बहुत है, सिंपली आपको बताओ, बहुत एक छोटा सा, तो जो आपके चक्रवात आते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रवणता को जो धीमे करने का काम है ना, वो मैंग्रोव करते हैं, ठीक। तो मैंग्रोव मीन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां से डाटा आपको मिल गया कि वर्तमान में मैंग्रोव आवरण है कितना, तो ओवरऑल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% कुल 4991 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर्ड किया हुआ है। लास्ट टाइम 2021 से तुलना करने पे 7.43 स्क्वायर किलोमीटर इसमें डिक्लाइन क्या है, इसमें कमी आई है। मैंग्रोव जो कवरेज कवर्ड है उसमें कमी आई है। अब अगला आपका टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है इसी संबंधित कि सबसे बड़े वन और वृक्षावरण वाले राज्य कौन से, सबसे बड़े वन और वृक्षावरण वाले राज्य कौन से? तो सबसे बड़ा वन और वृक्षावरण राज्य देखोगे तो यहां पे क्या है, मध्य प्रदेश, एमपी आपका सबसे बड़ा वन एवं वृक्षावरण वाला राज्य है, एमपी। दूसरी पे आपका कौन है? एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे पे आपका है महाराष्ट्र। यहां पे कवर्ड एरिया जाते हैं महाराष्ट्र। तो कवर्ड एरिया कहां पे जाते हैं? एरिया के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार नहीं बता रहा हूं, एरिया किसके पास जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, फिर एपी अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ये टॉप कवर्ड एरिया वाले फॉरेस्टेड एंड ट्री कवर्ड एरिया वाले स्टेट है। अब आप एक कंक्लूजन यहाँ पे लिखा था, अच्छा ये भी मैंने, ठीक है, कई सोर्सेस से देखा है जहां पे मुझे थोड़ा सा भी इधर इर्द गिर्द के फैक्ट दिखे, वो मैंने नोट कर लिया। जैसे आप ध्यान देना इस चीज को, आपको क्रॉनिकल में ये देखने को मिलेगा, बाकी जगहों पे आपने ये नहीं लिखा था। कह रहा कि भारत में कुल 19 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे भौगोलिक कवर्ड एरिया क्या है 33% से अधिक है। 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे भौगोलिक कवर्ड एरिया कितनी 33% से अधिक है। तो 19
स्टेट्स ऐसे हैं, ठीक है, तो 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज, या सिंपल हम लोग यूटी लिख दें, यूटी ऐसे हैं जहां पे क्या है 33% से अत्यधिक कवर एरिया है, 33% से अधिक कवर एरिया। हमारा टारगेट, नेशनल टारगेट कितना है ओवरऑल 33%। भाई इन्होंने तो अपना काम किया है। और इसी के अलावा कह रहा है कि कुछ और भी हैं, कुछ और भी हैं जहां पे 75% से अधिक आपसे पूछे कि कितने हैं, तो भाई मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3, अरुणाचल प्रदेश 4, नागालैंड 5, मेघालय 6, त्रिपुरा 7 और मणिपुर 8। तो कुल 8 राज्य या यूटी ऐसी हैं, ठीक है, जहां पे कवर्ड एरिया कितनी है 75% से ऊपर है। आगे बात समझे। अब बोलोगे सर 19 827 में हो गया, नहीं भाई ये गणित मत लगाना। 19 तो ऐसे हैं जिनमें 33% के ऊपर है। 33% के ऊपर कितना है, 75 तक है या 100 है, समझे ना, वो सब इसी में इंक्लूड है। तो इनमें से 8 ऐसे हैं जिनमें पास क्या है 75% से अधिक इनके पास फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया है। आगे बात समझ में। तो वो कौन से 75% वाले हैं, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। कोई आपको नॉर्थ ईस्ट और यूटीज के अलावा बाकी कोनो नहीं है इसमें। आगे बात समझिए 75% प्लस वाले में। तो ये हो गया। अभी हम लोग एक बार क्या करते हैं कि हमारा 50 मिनट का क्लास हो गया, तो 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद से क्लास हम लोग सेकंड वाले में देखेंगे। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला बताया, जहां पे इन्होंने राज्य आधारित जो स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरी का आरक्षण का प्रावधान था कि 40,000 से कम तनख्वाह वाले लोगों को 75% हमारे झारखंडी होना चाहिए, उसको झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। केन बेतवा लिंक परियोजना तो बनाई गई क्यों, ताकि केन के अधिशेष जल को बेतवा में मिला जा सके। जो यहाँ पे आपको लिंक कैनाल बनाई जा रही है वो 221 किलोमीटर आपकी वो होगी, लंबी होगी। ध्यान देना यहीं पे आपके केन रिवर पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी स्थित है, पन्ना टीआर लिखा हो यानी पन्ना टाइगर रिजर्व भी स्थित है। वहीं से आपका ये क्या है, ये लगभग लिंक कैनाल जो कैनाल है वो निकल भी रही है, ठीक है। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी, ये भी यही बताया था, ठीक है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना की स्थापना की गई, जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना होगी, ये आपकी कहां लगाई गई, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि घरचोला के बारे में कि टोटल 27 जीआई टैग हो गए, किसके, गुजरात के, जिसमें से 23 हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के हैं। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, इसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना है तो आप बढ़ाओ उसको। राज्यपाल के पद से संबंधित मैंने बताया कि भाई दिसंबर माह में 3 राज्यपाल को पद दिया गया। इसमें अजय भल्ला जी हैं, आपके वीके सिंह जी हैं और आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और अजय भल्ला जी को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया, गवर्नर जनरल वीके सिंह जी को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया, आसिफ मोहम्मद खान जी को बिहार का राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। फिर मैंने आर्टिकल 153 आपको बताया जो कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, और इसी में 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जो बताता है कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल कोई एक व्यक्ति बन सकता है, अर्थात वो मूल संविधान में नहीं था। फिर मैंने आपको 25वां हॉर्नबिल महोत्सव बताया जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, एक 10 दिवसीय कार्यक्रम है, और यहाँ पे विदेशी शराब की बिक्री को लेकर एक विवाद हुआ था जिसकी वजह से न्यूज में है। फिर मैंने आपको बताया विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट क्या कहती है, ये कहती है 292 मिलियन तक नशेड़ी है इस पूरे वर्ल्ड में, और जो सबसे ज्यादा नशा किया जाता है वो कैनबिस का किया जाता है। फिर मैंने आपको गोल्डन क्रिश्चियन बताया, जो गोल्डन क्रिश्चियन और गोल्डन आपको ट्रायंगल बताया। क्रिश्चियन मैंने आपको बताया ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जो कि अफीम उत्पादन करते हैं, और ट्रायंगल में मैंने बताया कि वियतनाम, बर्मा, लाओस और थाईलैंड है जो कि हेरोइन का उत्पादन करते हैं, सर्वाधिक इसमें बर्मा करता है। इसके वजह से कुछ होमवर्क दिया मैंने। फिर मलेरिया उन्मूलन में भारत की प्रगति बताया कि भैया अगर आप मलेरिया का एक डाटा उठाओ कि 15 अगस्त 1947 से यानी देश की आजादी के समय तो लगभग 7.5 करोड़ लोग मलेरिया से प्रभावित थे। वर्तमान में केवल कितने हैं 20 लाख। हमने इसके मतलब कि हमने 97% रिड्यूस किया भारत सरकार ने, ठीक है। यहाँ पे भारत सरकार वर्ड है, ध्यान देना, ठीक। वर्तमान में मृत्यु दर कितना है, तो पहले 8 लाख से घट के अब 83 हो गई है, ओके। इसके बाद हमने फीफा वर्ल्ड कप का कहा आयोजन हुआ है होगा ये बताया। 2 युद्धाभ्यास बताए, दोनों युद्धाभ्यास का क्रम बता दिया आपको। फिर हमारी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है 2030-31 में कितनी हो सकती है, तो 22,480 मेगावाट करने का टारगेट है, और जब हमारा 100 साल हो जाएगा आजादी का तब हम इसको 1 लाख मेगावाट करेंगे। जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जेकब जॉर्ज को दिया गया, और जो 34वां व्यास सम्मान है वो लेखिका सूर्यबाला को दिया गया, ये हमने देख लिया। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का जो मिला वो गगन गिल को मिला है। फिर हमने वन स्थिति रिपोर्ट को देखा। वन स्थिति रिपोर्ट में हमने देखा कि भाई कितना हमारा ट्री कवर्ड, कितना फॉरेस्टेड एरिया है, कौन से राज्य ने सर्वाधिक ग्रोथ किया, मैंग्रोव कवर पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कम हुआ है, कितना
तो 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, सर्वाधिक वनीकरण वाले राज्य कौन से हैं, तो एमपी है। सर्वाधिक इसके बाद से अगर हम लोग बोलेंगे कि कितने राज्यों में 33% प्लस वनीकरण या वनावरण है, तो उसमें आता है आपका 19 राज्य और यूटीज। और किसमें कितने में 75% से अधिक है, तो आता है आपका 8 राज्य एवं यूटीज। देखो 3 मिनट के अंदर आपको रिवीजन भी करा दिया पूरी की पूरी करंट अफेयर का। ठीक है, अब देखो आगे मैंने करंट अफेयर आपको यहां तक बनाया था नोट्स, अब इसके आगे नोट्स और भी बनाने वाला हूं, तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए। लगभग 3 क्लास रहेंगे, दिसंबर खत्म, यही स्ट्रेटजी अपनाऊंगा और इसके नोट्स आप लोग प्रिपेयर करना। नहीं करोगे तो मैं इसको सेंड करूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।